कार्यक्रमाच्या असणाऱ्या प्रमुख पाहुणे जे आहेत, रेखाताई ठाकूर आहेत, त्याच्याचबरोबर फारुकभाई आहेत, IPS अधिकारी अब्दुल रहमान, त्याच्याचबरोबर कॉम्रेड स्मिता पानसरे, नवीन कुमार पत्रकार दिल्लीतले, सरफराज अहमद इतिहासातले अभ्यासक आहेत, कलमी आझमी लेखक आणि मुक्त पत्रकार आहेत, ज्यांनी आत्ता आपल्या समोर हे केलं असं असताना आरफा खातून शेरवानी संपादक आहेत, आणि फारुक अब्दुल यांचे फारुक यांचं असणारं जे पुस्तक आहे, फारुक अहमद यांचं असणारं जे पुस्तक आहे त्याचं उद्घाटन आमच्या सगळ्यांच्या वतीने झालं असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. प्रस्तावना लिहिली म्हणजे थोडंसं वाचलं असेल असं मी त्या ठिकाणी गृहीत धरतो. लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कई कम व्यक्ति है कि जिस इस बात को जानते हैं कि बीजेपी RSS का अगला कदम क्या होगा. वो अगर हम लोग नहीं जान पाए तो मेरे ख्याल से हम लोग जीत नहीं पाएंगे. असम की चुनाव आए, वेस्ट बंगाल की चुनाव आए, मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि 2 महीने पहले ही आगाह करने की कोशिश की थी अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि आसाम में कम से कम 90 से 92 तक बीजेपी आएगी और 180 से 190 तक वेस्ट बंगाल में आएगी. असली आंकड़े तो मेरे पास थे ही, लेकिन मेरा सोर्स जो है उसको मुझे बचाना भी है. मैं जानता हूं कि बीजेपी जो है, RSS जो है, वो मुझे हाथ नहीं लगा सकती, ना पकड़ सकती है. क्योंकि 40-45 साल की राजनीति मैं कहूंगा कि फकीर की तरह मैंने गुजारे, और मैं फकीर की तरह ये जिंदगी गुजारूं, ये सलाह देने वाले भी कांग्रेस वाले ही थे. क्योंकि जब मैं लोकसभा राज्यसभा 1990 में पहुंचा तो उसके पहले उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन बोफोर्स के नाम से VP सिंह को खड़ा करते हुए यहां की एक बदलाव की राजनीति शुरुआत हुई. मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कुछ बातों को जो है वो गौर से नहीं देखते. पहला इलेक्शन 1950, उसके बाद में 52. आप नेहरू जी की सभा देख लिए कहां से हुई. उनकी सभा जो है गुजरात का जो डांग है उस इलाके से होती है, या ये महाराष्ट्र का जो धुले नंदुरबार एरिया है वहां से शुरुआत होती है. डांग से लेके कटक तक 100 किलोमीटर का जो इलाका है, कि जिसमें करीब करीब 70-75 सीटें हैं, और ये 70-75 सीटें जो है वो आदिवासियों की सीटें हैं. और पहले आपने देखा होगा कि आदिवासी जो सीटें हैं वो हमेशा कांग्रेस के पास होती थी, और वहीं
चाहे नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, इनका लोकसभा का जो कैंपेन होता था वो एक तो डांग से शुरुआत होता था, या कटक से शुरुआत होता था, या उनका नंदुरबार से शुरुआत होता था। ये जो इलाके हैं ये इतिहास में बहुत बड़ा मायना रखते हैं, और उसमें संविधान के अंदर वो प्रावधान भी है। इन इलाकों में कभी ब्रिटिश अंदर गए जा नहीं सके, कैप्चर नहीं किया। उन्होंने जो है वो बाहर जो है पहरेदार लगाए, अंदर के लोग अंदर रहे और बाहर के लोग अंदर ना जाए, इसके लिए उन्होंने पहरे लगाए। और उसी के लिए संविधान में अगर देखा होगा कि 6th शेड्यूल है, जो 6th शेड्यूल ये कहता है कि आदिवासी का इलाका जो है, टेरिटरी जो है, ये टेरिटरी विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो असेंबली है, असेंबली का मुख्यमंत्री है, उसका भी राज नहीं चलेगा। ये मेरे ख्याल से देश की कुछ खूबियां हैं कि जिसको हम लोग ने नजरअंदाज किया, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि आदिवासियों की जो सीटें हैं वो करीब करीब 80-90 के आसपास है, और वो सीटें जो जीतता है उसकी सरकार वहां पर बनती है। अब जो है ये खेल आरएसएस और बीजेपी ने शुरुआत किया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आदिवासी के इलाके में अगर हम लोग गए तो कई जगह पर एक इमेजिनरी, हम कहेंगे कि रावण जो है वो उन्होंने खड़ा किया है। वैसे वो निसर्ग के जो है पुजारी है, लेकिन रावण खड़ा कर दिया है। जिन गांवों में काफी बड़ा हिंदू संगठन को विरोध है, बोले तुम इसको हार डाल दो और फिर अंदर आ जाओ। तो ये अपने अपने तरीके से जो है वो लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी जमीन, जल जंगल जमीन जो है वो हमारी है नारा देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका इंडिपेंडेंट प्रयास है। यहां अगर मैं कहूँ वो सियासी समाज है तो मैं कहूंगा नहीं, आदिवासी सियासी नहीं। या सियासी समाज दो ही है, एक दलित है और एक मुसलमान है। लेकिन दुर्भाग्य ये कहूंगा कि मुसलमानों की जो सियासी सोच है, इस सोच पर मौलवियों ने कब्जा कर लिया है। बुरा लगेगा लेकिन मौलवियों ने कब्जा कर लिया। और मौलवियों ने कब्जा करने की वजह से जो हकीकत है उस हकीकत को हम नहीं देख पाते। यहां पर फारूक जी ने कॉमन सिविल कोड की बात कही। आदिवासी भी वैसे माइनॉरिटी है, सिख भी वैसे माइनॉरिटी है, जैन भी वैसे माइनॉरिटी है। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि हमको अलग कानून बनना चाहिए, पर्सनल लॉ जो है हमारा अलग होना चाहिए। मुसलमानों की मांग ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो यहां पे बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। इनका जो कानून बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, जो कॉमन होगा। मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है वो आर्टिकल 25-26 से पूरी तरह से महफूज है, उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता है। और अभी जो केरला के मंदिर की जो चर्चा चली है उसमें एक ही चीज की है कि फिजिकली
जो चेंजेस होते हैं महिलाओं के अंदर, इज दैट अ मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन है उसको बदल नहीं सकते, जो मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन है उसको आप अपने तरीके से बदल सकते हो। ऐसी एक भूमिका सुप्रीम कोर्ट की आ रही है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन दोनों माइनॉरिटीज है, दोनों पर अत्याचार हो रहा है, दोनों तकलीफ है। कॉमन ग्राउंड बनाने की जो बातें होनी चाहिए आप में, वो डायलॉग ही नहीं है, और वो डायलॉग है नहीं। उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि मौलवी जो है वो कहता है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने फारूक भाई से कई बार कहा था कि आप ये इंटर रिलीजियस डायलॉग जो है उसका शुरुआत कर लो। जिस दिन आप ये इंटर रिलीजियस डायलॉग शुरुआत करोगे तो एक दूसरे का दर्द जो है वो समझना शुरुआत होगा। जिस दिन ये एक दूसरे का दर्द समझना शुरुआत हो जाएगा और हर कोई किसी तरह से संविधान के अंदर सुरक्षित है, इसको अगर जानकारी मिलती है तो आपस में बैठने का मौका कई बार आ सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति है। अब मैं कहूंगा यहां सबसे बड़ा टारगेट जो है वो दिखाई देता है मुसलमान। मुसलमान तो टारगेट है, लेकिन साथ साथ जो गरीब तबका है वो भी एक टारगेट है। मैं अभी यही कई लोगों से बैठ के स्टेज पे कह रहा था कि यूएस की रिलीजियस टॉलरेंस पर का जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट पे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अक्टूबर के पहले भारत में जो गोदरा हुआ वो देश भर के कोने कोने में हो सकता है। मैं मानता हूं कि सभी के पास ये रिपोर्ट नहीं आई हुई, लेकिन पढ़े लिखों के बाद ये रिपोर्ट आई होगी, क्योंकि वो इंटरनेट पे है। सही है गलत है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक देश का कमीशन जब ये कहता है तो मेरे ख्याल से उसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। राजनीतिक दल इसको सीरियसली लेंगे मुझे संदेह है, कि उनके लीडरशिप पर ही मुझे संदेह है। कुछ बातें खुल के नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनकी भी जरूरत है आज के वक्त, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय करना इसका मतलब है कि आपका फाउंडेशन ही डिस्ट्रॉय करना, ऐसी एक बात है। लेकिन मैं मुसलमानों से इतना ही कहूंगा कि अगर ये नरसंहार आप रोकना चाहते हो तो ये आपके हाथ में। जिस तरह से रमजान के वक्त आप मिलाप का कार्यक्रम रखते हो, उसी तरह आप जिस बस्ती में रहते हो उस बस्ती में मिलाप का कार्यक्रम अगर रखना शुरुआत करोगे तो 10 आदमी जो पहले निकलेंगे हो सकता है कि उसमें 2 ही लोग निकले। क्योंकि ये मास इफोरिया होता है, और इस मास इफोरिया को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो आपको मास में ही जाना होता है, और उस मास को ही वहां पर कंट्रोल करेंगे। तो हो सकता है, मेरे ख्याल से आसाम और बंगाल इसकी शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन है, बसेस है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर खुलेआम तलवारें लेके, कट्टा लेके घूमना ये शुरुआत हुआ है, धमकाना शुरुआत हुआ है। इट्स अ बिगनिंग। हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य ये मैं कहूंगा
कि जिन नेताओं के पास हम लोग जो विश्वास करते हैं उस पे हम लोग ये चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या ये सही मायने में बीजेपी से लड़ना चाह रहा है। बंगाल की बात अगर कहूं तो मुर्शिदाबाद के अलावा कांग्रेस का कोई अस्तित्व है ही नहीं। कई बार कांग्रेस वालों को मैंने मैसेज भेजा कि भैया तुम मुर्शिदाबाद के लिए 4-5 सीटें मंगा लो तो आप बच जाओगे। टीएमसी भी मैसेज भेजा कि भैया इनको समझौता करके ले लो ताकि आप भी बच जाओगे। नहीं तो मैंने जो आंकड़े मेरे पास थे मैंने वो भेज दिए थे भी ये रिजल्ट वहां पर आएगा। मैनिपुलेशन किस लेवल पे चल रहा है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। मैं आज भी कहूंगा पंजाब, गुजरात इनके इलेक्शन दूर है, राजस्थान के इलेक्शन दूर है, 1 साल के बाद है। अगर ये राजनीतिक नेता अगर अपने सही मायने में आए नहीं, कर्नाटक है, तेलंगाना है और उसके बाद में आंध्रा है, जिस फोर्सेस के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो स्वीप कर पाएंगे। और जिस दिन वो स्वीप हुआ तो आप मान के चलिए कि 29 का इलेक्शन होगा ही नहीं पार्लियामेंट का। हम लोग उस कतार पे खड़े। किसी को लगता है, अभी मैं बैठा था नवीन के सामने, बोले कैसे होगा। मैंने कहा जब मेजॉरिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप यही कर सकते हो कि राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा। आप उसको इलेक्ट करने वाले कौन है? इस तरह से असेंबली की जो मेंबरान चुने हुए हैं वो राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। आप उसी को आपको बदल देना है कि राज्यसभा मेंबर जो चुनने वाले हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो ही चुनेंगे, बाकी कोई चुनेगा नहीं। आम लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो ये कहेंगे कि भैया इलेक्टेड मेंबर नहीं मतदान दे रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता मतदान दे रहा है, मतदान का अधिकार तो बरकरार रह रहा है। लेकिन हम लोग जो है वो चाइना की मॉडल कॉपी कर रहे हैं। पार्टी डेमोक्रेसी चाइना में भी है, लेकिन दैट्स अ डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। वही डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी जो है वहां लाने की कतार में है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं डिफर करता हूं अफसरा भाई से कि यूपी हम लोग जीत नहीं पाएंगे। मेरा आज भी दावा है, अगर सभी मुसलमानों ने एक फैसला किया कि हम इकट्ठा बैठेंगे तो यूपी कभी हार नहीं सकते, चाहे इनका ईवीएम मैनिपुलेशन करने की कितनी भी ताकत हो। क्योंकि मैं 84-85 का पहला लोकसभा का चुनाव जो हारा हूं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हारा, लेकिन मुस्लिम लीग जो मेरे साथ में थी और कार्यकर्ता जो मेरे साथ में थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमसे क्यों समझौता किया, कांग्रेस से क्यों नहीं किया। मैं कांग्रेस करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं आपसे बैठा हूं। तो बोले आपका मतलब क्या है? मैंने कहा मैं लड़ यहां रहा हूं, मेरी नजर यूपी पर है। तो मतलब कैसे? तो मैंने कहा ये पुराना खेल है, अभी का खेल नहीं है, ये 1962 का खेल है। कई लोगों को मैंने कहा इसलिए जानकारी नहीं है कि ये जो पंजाब का सूबा जो है ये पहले हिमाचल अलग नहीं था, हरियाणा अलग नहीं था, राजस्थान अलग नहीं था, एक सूबा था पंजाब का।
और एक सूबे में 1962 में आरपीआई और अकाली दोनों इकट्ठा लड़े और वहां पे सरकार बनाई, और सरकार बनने के बाद 3 सूबे हो गए और वहां की सरकार बर्खास्त हो गई। वही एक्सपेरिमेंट 1965 में जिससे फारूक जी ने उल्लेख किया, वो यूपी में खेला गया। एसवीडी की सरकार बनी, चरण सिंह उसके नेता थे, फारूकी जो थे उसके दूसरे नेता थे, बीपी मौर्य जो थे वो उसके तीसरे नेता थे। वो भी सरकार जो है कांग्रेस ने गिरा दी। उसकी वजह जो है, एक को जेल में डाल दिया और दूसरे को खरीद लिया। अभी भी जो है वो परिस्थिति हाथ से गई ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन आपको बदलाव की राजनीति यहां पे शुरुआत करनी होगी, और इस बदलाव की राजनीति में आपको नए लोगों को मौका देना होगा, तब जाके ये बदलाव होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। जो फारूक जी ने अपनी किताब में कहा है कि भैया आपको सोशल कॉम्पोजिशन बदलना होगा। ये जिस दिन हम लोग ये सोशल कॉम्पोजिशन बदलेंगे, उस दिन जो है इस देश की राजनीति बदल सकती है। वही बात 1917 में जो है गुजरात की बात आई, 14 में इनकी सरकार आई, तो मैंने कहा अनडिफीटेबल ये वर्ड जो है हिटलर के डिक्शनरी में नहीं था, ना नेपोलियन के डिक्शनरी में था। मैंने कहा इसको हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देखें। उसके 2 महीने पहले, इलेक्शन के 2 महीने पहले मैंने आके कहा था कि अगर कांग्रेस बदमाशी नहीं करती है तो बीजेपी सरकार पे नहीं आएगी, लेकिन वहां भी कांग्रेस ने बदमाशी की आदिवासियों के साथ में, और नतीजा ऐसा हुआ कि जहां हमेशा कांग्रेस 63 सीट ले आती थी, वहां पर वो 30 सीट खाली लिया है, और जहां पर वो सिर्फ 22 सीटें ले आए थे, वहां पर वो 40 सीटें ले आए। गुजरात का डिवीजन है, बड़ौदा जो है इट्स अ लाइन ऑफ डिवीजन, उसके नीचे जो है वो आदिवासी इलाका है, और ऊपर का इलाका जो है वो मिक्स्ड एरिया है। कोस्टल साइड में अगर गए तो कोलियों का इलाका है और उनकी मेजॉरिटी है। खेलने की बात है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। हम लोग इस कॉम्पोजिशन को खेलते रहे। मैंने इसलिए फारूक जी से कहा कि भैया जितने भी जमात इस्लामी हो, जमात हिंद हो, कि जो पॉलिटिकल भूमिका अपनी जो है कांग्रेस के साथ में अलाइन करना चाहते थे, आज भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस को ही आगे लेके आपको चलना है। इट्स ए पॉलिटिकल फोर्स, ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता है, सब कुछ है, लेकिन स्टेट लीडरशिप जो है ये वहां के लोकल लोगों के हाथ में अगर देते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल है, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि ये जो टैक्टिक्स कर सकते हैं, वोटर की टैक्टिक्स कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं अपन लोग। इनका ईवीएम का खेल है, वो ईवीएम का खेल भी करवा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस बार की जो लीड है वो मुसलमानों को लेनी होगी, अल्टीमेटम देना होगा उनको, कांग्रेस लीडरशिप को। आइदर यू बिहेव एज आई से, एज वी से, इफ यू डोंट वी विल क्विट यू, और बाकी फिर आपको अलग अलग वहां पर मिलेंगे। आज जो मुसलमान डरा हुआ है, हेल्पलेस अपने आप को मान रहा है, जो आपका वोट बैंक है वही आपकी असली ताकत है। इकट्ठा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन
मुसलमानों का एक जज्बा है कि हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। ये जो उसकी साइकोलॉजी बन चुकी है, उसी साइकोलॉजी का जो है इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो मैं मान के चलता हूं 1 to 1 अगर हो गया तो भी बीजेपी को हम लोग रोक सकते हैं और एक नई परिस्थिति यहां पर उभार सकते हैं। आज जैसे कई लोग उल्लेख कर रहे हैं एसआरआई का, लेकिन जितनी पार्टियां गई कोर्ट में गई, उन्होंने कभी कोर्ट से यह पूछा क्या कि हु डिसाइड्स द सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, द होम मिनिस्ट्री और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? एक पिटीशन मुझे बताइए। शायद हो सकता है कि बंबई हाई कोर्ट में जो महाराष्ट्र का एसआरआई हो रहा है उसके लिए हम लोग डालेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं हजारों लोग अगर उसको सुनने आए तो जज पर एक प्रेशर होता है कि नहीं, इसको जल्दी सुना दे और खत्म करवा दे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो बना है उसमें यही कहा है कि इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन यू हैव अ राइट टू वोट। आपको दूसरा कोई देने की जरूरत नहीं। आप इंडियन सिटीजन नहीं है, ये डिक्लेयर करने का अधिकार किसका है? तो होम मिनिस्ट्री का है। को जिसको होम मिनिस्ट्री ने ये इंडियन सिटीजन नहीं है डिक्लेयर किया है, उसका आप वोटर से नाम निकालिए, बाकी के नाम आप नहीं निकाल सकते। बाकी के नाम आप नहीं निकाल सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि लड़ने का तरीका जो है वो लड़ने का तरीका सही होना चाहिए। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का जो है वो तरीका अब चलेगा नहीं। ऐसी एक परिस्थिति वो परिस्थिति चलेगी नहीं, ऐसा एक बात। इसलिए जो फारूक जी ने अपनी किताब में जो लाइन दी है कि नए तरीके से आपको सोचना होगा और नया तरीका अपने को अपनाना होगा, ये नया तरीका हम लोग जब तक अपनाते नहीं है तब तक मैं मानता हूं कि बीजेपी और आरएसएस को रोकना मुश्किल है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। एंड यहां नहीं है। इंटरेस्ट उनका अलग है। इंटरेस्ट जो मुझे ही दिखाई दे रहा है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से जो है वो निचोड़ निकाल रहा हूं, वो ये है कि पुरानी व्यवस्था अगर लानी है तो सूबे पहले खड़े कर दो, और सूबे खड़े करने के लिए आपको उसके लिए इंडस्ट्रियलाइज और इंडस्ट्री और उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपको देना होगा। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट इनके हाथ में लगेंगे उतने नए सूबे होंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। इट इज अ डिसइंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट रखना है, डिसइंटीग्रेट रखना है, इसकी चर्चा हम लोग जब तक लोगों के सामने नहीं करेंगे, कॉन्सिक्वेंस की चर्चा हम लोग जब तक नहीं करेंगे, तब तक मैं मान के चलता हूं कि जो आफू की गोली आरएसएस और बीजेपी ने दी है धर्म और जात की जो है, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। और इसलिए इस किताब की जो है हर बस्तियों में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ मैं कहूँगा जितने भी मौलवी है उनके साथ में बैठ के आपको ये करना जरूरी है कि वह देश को बचाना है, समाज को बचाना है। यही अंतर लेते हुए जो नेशनलाइज बॉडीज होंगे
उनका जो फैसला होगा उस फैसले को मानना होगा, तब जाकर कहीं हम लोग जो है यहाँ रोक सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति है। मुस्लिम समाज में सियासी चर्चा देश की कम चलती है, लेकिन इंटरनेशनल बहुत चलती है। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूं, ये मैं 85 से देख रहा हूं। देश की अगर राजनीति चर्चा अगर करनी है तो 9 बजे के बाद में चाय पीने जब निकलते हैं तब वहां होती है एक आधा घंटा 1.5 घंटा। वो खत्म हुई तो उस वक्त पहले इराक था, उसके बाद में अब ईरान आ गया है, अमेरिका आ गया है। मैंने यही जब कहा कि लोगों से कहा थी अमेरिका की रिपोर्ट, अरे प्रकाश भाई चिंता ना करो, ईरान उसको समझ लेगा। अरे मैं कहा ईरान समझ लेगा वो अलग बात है, लेकिन वो ये कह रहा है कि वह इंडिया में जो है ये नरसिंगार होने की कोशिश है और इसके पीछे कुछ हिंदू संगठन भी उसको उस्का रहे हैं। फिर उनके दिमाग में आता है ऐसा है क्या उसमें लिखा हुआ, अच्छा तो फिर उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। नहीं तो उसके दिमाग में यही रहता है कि ईरान यूएस का तो ईरान उसको समझ लेगा, संभाल लेगा, अपने को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि हकीकत की राजनीति जो है वो हकीकत की राजनीति पर अगर हम लोग मुस्लिम समाज को ले आते, कई लोग ये मेरे सिद्धांत से सहमत नहीं है कि मुसलमान यहाँ का जो है एक मेन प्लेयर है, और मुसलमान अपने आप को मेन प्लेयर इसलिए नहीं समझ रहा है कि उसको चारों तरीके से उसे पीटा जा रहा है, और इसलिए वो अपने दुख दर्द को ही एक मेन इशू बना रहा है, लेकिन वो यहाँ का एक मेन प्लेयर बन चुका है, वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं कहूँगा कि इस बात को जो है फारूक अहमद ने अपनी किताब में दोहराया है, मैं उनको सलाह देता, धन्यवाद देता हूँ और यहीं रुकता हूँ। थैंक यू।